गेस्ट को इनवाइट करूं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे। वेलकम बैक। संघर्ष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के इस टॉक शो में अभी तक हमारे लगभग 18 एपिसोड हो चुके हैं। अगर आपने पिछले कोई भी एपिसोड ना देखे हो तो जरूर आप स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के फेसबुक पेज में जाकर के पिछले सभी एपिसोड जरूर देखें। इससे पहले मैं आज के गेस्ट को इनवाइट करूं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज हमारे बीच इस शो में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस के एक ऐसे युवा सिपाही हैं जिन्हें देख करके, जिन्हें सुन करके हम सब के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और एक देशभक्ति की भावना पैदा हो जाती है। तो इससे पहले मैं इनवाइट करूं आज के गेस्ट को, क्योंकि आज के गेस्ट की इंट्रोडक्शन कि वो किसी तरह के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हमारे बीच है पुलिस के जवान मनोज ठाकुर जी। मनोज जी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। आपके चैनल का भी थैंक्स करता हूं कि आपने मुझे इस मंच दिया, और मैं सभी दर्शकों का, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, हमारे साथ भी जुड़े हैं, सभी का मैं थैंक्स करता हूं। मनोज भाई, आपकी जो एनर्जी है, आपके जितने भी वीडियोस में आपके पेज पे देखता हूँ, आपकी वीडियो को देखने के बाद सच में मैं कह सकता हूँ कि हर युवा के अंदर एक जोश पैदा हो जाता है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो किस तरह की हुई है? जी बिल्कुल, थैंक्स, आपने ये सवाल पूछा। हम गांव के स्कूलों में पले बड़े हैं और अपने सरकारी स्कूलों से हमने शिक्षा ग्रहण की है। हमने प्राथमिक पाठशाला टिक्कर से 5वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद आगे हमने मैट्रिक तक भी टिक्कर अपने स्कूल से किया। +2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौना सरका घाट में पढ़ा हमारा। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करा हमने राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी से। फर्स्ट ईयर का सेकंड फाइनल हमने सरका घाट से करा, और उसके बाद मैंने कंप्यूटर में पीजीडीसी पंजाब यूनिवर्सिटी से करा। जहां तक जोश की बात आपने कही है, ये जज्बा सभी के अंदर होता है। जो लोग देश से प्यार करते हैं, जिन्हें अपनी मिट्टी प्यारी लगती है, जो वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, जज्बा सभी के अंदर है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी देश वासियों ने मुझे अप्रिशिएट किया, और वो लोग मेरी आवाज को उन्होंने अपनी आवाज समझ के अप्रिशिएट किया और आगे भी कर रहे हैं। जब भी देश और मिट्टी की बात आती है तो हम सभी को अपने अंदर जज्बा और जुनून लाना जरूरी है। हम लोग इस देश के काम आए, हम लोग ईमानदारी से इस वतन के लिए जिए। तो जिस तरह से जो आपकी जो कविता आपने जो सबसे पहले आपका वीडियो वायरल हुआ था, आई थिंक 2017 में, 2016 में आप जी। तो मैं चाहूंगी इससे पहले हम आगे बातचीत करें, एक बार वो जो कविता थी आप हमारे दर्शकों को अपने अंदाज में और अपने जोश के साथ सुनाएं। दर्शकों ने सुनी है, बहुत सारे लोगों ने। अब तो देखो ना, पाकिस्तान की बात थी, वो पाकिस्तान के लिए कविता कही गई थी, वो दौर ही वैसा था। पाकिस्तान ने भी काफी सारे जख्म हमें दिए थे, हमारे साथ दगेबाजियां की थी। अब तो पाकिस्तान वाले भी सुधर चुके हैं, उनके राष्ट्र जो उनके प्रधानमंत्री है वो बदल चुके हैं, नए आ गए हैं वहां पे। तो मैंने कोशिश करा है कि मैं उस कविता को वहीं पे विराम दे दूं जहां पे थी, क्योंकि हमारा जो उसका मेन था, उन लोगों ने बहुत सारे अटैक इंडिया पे करे हैं, लेकिन अब आज के दौर में वो लोग शांत हो गए हैं, क्योंकि उनके पास ना तो उतने क्षमता रही है कि अब वो हिंदुस्तान से लोहा लें या हिंदुस्तान पर आक्रमण करें। पहले की बात थी, थोड़ा सा उछल कूद करते थे, तो अब तो शांति हो ली है बिल्कुल। तो मैं भी चाहता हूँ कि कविता भी हमारी शांति रहे,
नहीं तो फिर जाके उनको दुख होता है कि वो कुछ कर पाएंगे नहीं और फिर उनको और चिढ़ाएं। मैं चंद शब्द कहना चाहूंगा, जो पंक्तियां हैं उस कविता की थोड़ी जैसी आज के दौर में। तो मैं चाहूंगा कि अपने यूथ को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। वैसे भी लोग बहुत सारा आजकल, जैसे हमारे वीर रस के कवि है उनको सुनते हैं, बहुत से लोगों ने अपने चुनिंदा शब्द देश के नाम किए हैं। मैं उसकी चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा सागर भाई आपसे, क्योंकि मुझे अपना एक जो पाकिस्तानी फॉलोअर्स है मुझे मैसेज करते हैं, उनके ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, करीब 2500 लोग पाकिस्तानी मेरे पेज पे फॉलोअर हैं मेरे। तो बहुत सारे, मैं चाहता हूं कि अगर मैं वो कविता बोलूंगा उनकी भावनाएं आहत होगी। अब थोड़ा सा हमने भी सुधार कर दिया है खुद में कि अब उनकी भी भावनाएं देखनी पड़ रही है, क्योंकि वो दौर वैसा था, लेकिन अब अच्छा समय आ गया है। हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग काफी पीछे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनकी भावनाओं की कदर करते हुए सिर्फ चंद पंक्तियां उनको कहना चाहूंगा जो पीछे वो कर रहे थे उसके लिए। ये अवाक्ष, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खौल बदल देंगे, इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की धरती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद। जी, बहुत बढ़िया। आपके जोश की कदर करते हैं हम। और आपके जो जिस तरह का आपका अंदाज रहा है, तो आपने क्या बचपन से ही आपने ये सोच रखा था कि आप आने वाले समय में अपना करियर फौज में या फोर्स में ही बनाएंगे? हाँ बिल्कुल भाई, जब बचपन में हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो टीचर्स लोग या कोई बड़े हमसे पूछते थे कि बच्चे बड़ा होकर क्या करेंगे। हमारा एक ही मोटो था, हमारा एक ही टारगेट था, हमारा एक जो एम था लाइफ के प्रति कि हमने आर्मी में जाना है, हमने सिर्फ देश सेवा करनी है, हमने देश के सिपाही बनना है। हमें उस टाइम नॉलेज नहीं होता था, पहली से लेकर जब भी हमने कॉलेज किया, आगे पढ़ाई की, लेकिन हमारे अंदर एक ही था कि हम पढ़ते रहेंगे। अगर हम आफ्टर मैट्रिक अगर आर्मी में चले जाते तब भी अच्छा था। आफ्टर ग्रेजुएशन हमें पुलिस में आने का मौका मिला, आफ्टर पीजी, तब भी अच्छा लग रहा है कि हमने यूनिफॉर्म, हम ऐसी फोर्स में काम कर रहे हैं जो देश के प्रति समर्पित है। आज बहुत सारे पुलिस बल के हमारे साथ लोग जुड़े हैं, ऑल इंडिया लेवल पे, अब अपने स्टेट्स की, अब अपनी पुलिस है, सेंट्रल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हमें ये था कि हम किस कहीं भी हो जाए, आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, हमने वर्दी पहनी है और हमने देश की सेवा करनी है, मिट्टी के लिए कुछ करना है। बाकी कभी लाइफ में एम देखा ही नहीं, एक ही सपना था कि हमने वर्दी पहननी है देश के लिए। बट आर्मी की इच्छा थी, नहीं हो पाया उसमें, लेकिन आज पुलिस में है, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम अपना बेहतर देश के लिए दें, हम अपने समाज के काम आए, हम अपने लोगों के काम आए, और जितना हमसे हो सकता है हम अपना 100%, हम अपना बेस्ट से बेस्ट हम अपने डिपार्टमेंट के लिए दें, अपने लोगों के लिए दें। जी जी। मनोज भाई, आज के जो युवा है उनके एक प्रॉब्लम रहती है कि जैसे आपने कहा कि आपका बचपन से सपना एक ही था कि फौजी बनना है, देश की सेवा करनी है। वो जुनून, वो जोश आज दिखता है आपके, जब भी आप लाइव होते हैं, कुछ भी आप बताते हैं या आपकी जितने भी पोस्ट होते हैं, उससे पता लगता है कि आप में बहुत जोश है। और आपके आपके जोश को देख करके युवा लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनके अंदर भी जोश आते हैं। लेकिन हमारे युवाओं में एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो लाइफ का गोल सेट करते हैं, तो अगर उन्हें उसमें फेलियर मिल जाए, क्योंकि जब भी हम किसी सीढ़ी को चढ़ते हैं तो असफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने जो एम होते हैं उसको चेंज कर देते हैं। तो आप कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि वो अपना जो लाइफ का गोल है वो किस तरह से सेट करे और उसके प्रति वो कैसे अपना 100% दें? जी सागर भाई, मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा आज के यूथ के रिलेटेड आपने सवाल पूछा। मैं यूथ को एक कहना चाहूंगा, हमारे युवा की, मैंने जब आर्मी के लिए शुरू किया था 99 में, यहाँ मंडी के पडल ग्राउंड में डोरा रेजिमेंट की भर्ती हुई थी, एंड आई वाज नियर अबाउट 16.5 ईयर्स दैट वेरी टाइम, 16.5 साल का, क्योंकि उस टाइम हमारे टाइम में वहां पे आप 16.5 साल के आप आर्मी में जा सकते थे, लेकिन लेटेस्ट अभी 17.5 ईयर्स के आपको वहां पे वो मिलता है कि आप वहां ज्वाइन करें। लेकिन उस टाइम से मैंने 1999 से लेकर के मैंने 2005 अगस्त 2005 तक मैंने एफर्ट्स किए, मैंने संघर्ष किया, एंड आई थिंक मैंने 25 बार 25 टाइम मैंने पैरामिलिट्री, इंडियन आर्मी और पुलिस के लिए मैंने अटेम्प्ट किए 25 टाइम्स। एक बहुत बड़ा जो स्पैन था, टाइम जो बीच में था, आई थिंक नियर अबाउट 7 ईयर्स, मैंने 7 साल अपना टारगेट चेंज नहीं किया। मैंने 7 साल ये सोचा कि एंड तक जब तक मैं ओवर एज नहीं हो जाता हूं, मैं आर्मी के लिए ट्राई करूंगा।
मैं 21 साल का हो गया, आर्मी के लिए ओवर एज हो गया। उसके बाद जब मैं 22वीं साल मेरा रनिंग में था, उस टाइम हिमाचल पुलिस का भर्ती आया। मैंने हिमाचल पुलिस के पहले टेस्ट में हमने वो क्लियर कर दिया और हम यहाँ पे अपॉइंट हो गए। लेकिन 7 साल तक जो हमने संघर्ष किया, मन में एक ही बात थी, एक ही जज्बा, एक ही जुनून की सिर्फ वर्दी पहननी है, बाकी नहीं था मुझे। अगर गैजेटेड पोस्ट मिलती तो मैं भी नहीं चाहता था कि मैं वहां पे जाऊं, मैं कुछ करूं। देश का एक सिपाही होना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। काश मैं ये भी सोचता हूँ आज कि अच्छा है, आपको मौका मिल रहा है अपनी मिट्टी की सेवा करने का, अपने लोगों की सेवा करने का। बहुत सारे यूथ हमारे ईमानदारी से मेहनत नहीं करते, उनको ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सपने हम लोग देखते हैं, बहुत ईजी लगता है, लेकिन सपने नींद में नहीं, आप सपने दिन में देखें। आप उजालों में दौड़ो। आप बहुत सारा जो हमारा यूथ है, खाली आप बातें करेंगे कि मैंने ऐसा करना है, मैं ग्राउंड में एक्सीलेंट मारूंगा। जब आप इंडियन आर्मी की भर्ती देते हैं तो वहां पे आपके 60 मार्क्स आपके रनिंग के होते हैं, ग्राउंड में आप एक्सीलेंट मारते हैं, आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। पुलअप चिनअप के आपको 40 मार्क्स होते हैं। आप अगर 10 बिम निकालते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप 100 में से 100 स्कोर कर रहे हैं ग्राउंड में, तो उसके बाद आपको 40-45 नंबर आप रिटर्न में लेंगे तो आप हो जाएंगे, क्योंकि आपको मेरिट मैक्सिमम जो इंडियन आर्मी की 135-40 का 140 के आसपास जाती है। लेकिन हमारा यूथ आज की डेट में उनके सपने वैसे हैं, लेकिन उनकी जो विल पावर बोलते हैं ना, अपना जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत कमजोर है हमारे यूथ की। छोटा सा कहीं आप अगर फेलियर मिलता है तो अपना एम चेंज कर लेते हैं। नहीं, मैंने फौज में नहीं जाना है, मैंने तो अब टीचर बनना है, मैंने अब जेओ का करना है, मैंने अब क्लरिकल साइड पकड़ लेनी है। वो इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि एक तो उनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, उनको पता है कि उनसे होगा नहीं। ग्राउंड में एक दो भर्ती देंगे, उनको पता लग गया है कि नहीं, मेरे से नहीं दौड़ा जा रहा है, ना मेरे से पुलअप लगाए जा रहे हैं, और वो लोग अपना एम सेट करते हैं। लेकिन एक दो के बाद फिर से उनका गोल चेंज होता है। फिर नेक्स्ट गोल जब देखते हैं कि नहीं ये भी हार्ड है, फिर वो भी चेंज कर देते हैं। वो नेक्स्ट 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 उनका कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता। आप कोई भी गोल सेट करें, जरूरी नहीं है कि आप इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है कि मैंने लाइफ में ये चीज करनी है। बहुत सारे यूथ के आप अपने अलग अलग उनका जो विल पावर है, उनका आप अपना एम है कि मैंने क्या करना है, वो लोग करते हैं। तो मैं इस आपके लाइव के माध्यम से अपने यूथ को यही खाली उनको मोटिवेशन देना चाहूंगा अपनी ओर से, कि आप लोग अपना एम जो आपने सेट किया है उसको आप लास्ट तक, बोला है डोंट लूज द गेम अंटिल यू हैव अ लिटिल चांस, और फाइट इट एज देयर इज नो टुमारो। ऐसे लड़ो, ऐसी तैयारी करो कि आपके पास कल है ही नहीं, आपको आज ही करना है। तो मैं अपने यूथ को ये चाहूंगा कि आप लोग अपने विल पावर में आप लोग उसमें उसको बढ़ाओ, उसको इंक्रीज करो। जब भी आप करते हैं तो शानदार तरीके से, बिल्कुल जानदार तरीके से आप लोग मेहनत करो। गोल चेंज करने से कामयाबी थोड़ी मिलेगी। कामयाबी तभी जी। मिलेगी जब आपका हार्ड वर्क आपका बेहतर होगा, आप लोग बहुत सारा संघर्ष करेंगे, आप लोग पंक्चुअल होंगे, आप लोग टाइम की कदर करेंगे। अगर सुबह आप 10 बजे उठेंगे, कहाँ दौड़ेंगे ग्राउंड में? आपको सेट करना पड़ेगा शाम को कि अर्ली इन द मॉर्निंग आई हैव टू आई हैव टू राइज इन द 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आप 7-8 बजे उठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप दौड़ पाएंगे। और जिसमें जुनून है वो कभी भी दौड़ सकता है जी। और एक दूसरी बात है, आज का जो युवा है वो बहुत ज्यादा युवाओं में प्रॉब्लम ये है कि नशे में हमारा जो यूथ है अपनी जिंदगी, अपनी हेल्थ को फिजिकली, मेंटली और पूरे फैमिली लाइफ को और अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में है, हर आए दिन कई तरह के नशे हैं। कभी कभी तो मतलब खुद मुझे समझ नहीं आता कि नशे किस किस तरह के होते हैं। तो नशे से कैसे बचा जाए? क्या नशा करना कोई किसी समस्या का समाधान है? इस पे आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने यूथ को मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। कोई माइनर जो बच्चे बिलो 18 ईयर्स हैं, वो लोग काफी इन्वॉल्वमेंट उनकी नशे में हो रही है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ से हर रोज उनके हमारे पास एप्लीकेशंस लेके आते हैं कि हमने अपने बच्चों को रिहाब में, जो भी नशा मुक्ति केंद्र खुल रखे हैं, हम अपने बच्चों को रिहाब सेंटर में छोड़ेंगे, प्लीज आप हमारी हेल्प करें, आप हमें पुलिस असिस्टेंस दें। क्योंकि बच्चे उनके बहुत वायलेंट होते हैं कि वो लोग अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं रहते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे यूथ है उन्हें भी और उनके पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें। उनको आप एक बेहतर जो संगति होती है, बोलते हैं ना कि जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी, तो उनको अच्छी संगत मिले। क्योंकि वहां पे आज की डेट में आपके बहुत सारे यूथ में ना, एक जैसे एक तो मीडिया वाले भी, हमारे मीडिया वालों का भी काफी रोल रहता है। वो लोग जो दूसरे बदमाश टाइप के हैं या गैंगस्टर हैं, उनको आप बहुत हाईलाइट कर देंगे देश में, उनके आप बिल्कुल ले करके भाईगिरी टाइप में करेंगे।
कोई नशेड़ियों की आप लोग उनको कोई वीडियो हमारे सोशल मीडिया में सर्कुलेट होती है, मीडिया वाले उनको बहुत आगे लेकर के आते हैं, जितने भी ये सारे मतलब नशे के सौदागर हैं उनको। अभी पीछे एक जो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की जो गोली मार के हत्या की गई, वहां पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, उसको बहुत सारे मैं देख रहा था, कोशिश करा बीच में कि लोगों को लिखें, लेकिन फिर बवाल हो जाते हैं कि मीडिया को हाईलाइट वो चीजें नहीं करनी चाहिए। हमारे यूथ के जो माइनर एज में जो टीनेजर्स हैं उनके माइंड में एक वो चीज जाती है कि मैं भी ऐसा भाई टाइप का बनूंगा, मैं भी ये करूंगा वो करूंगा, मेरे पास लोग होंगे, मेरे बल्कि गैंग होगी, वो चीज, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये टोटली बैन होना चाहिए कि जो भी अगर कोई नशे का है उसको आप कर रहे हैं, उसको आप सजा का वीडियो वायरल करोगे, उसको दंड दिया गया। वो थोड़ी कि आप उसको हीरो बना रहे हैं कि ये वहां से शार्प शूटर इसके पास है, इसके पास ये है। यार हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है भाई, वहां पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनको मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं देना चाहिए कुछ। जो भी ऐसी यूथ, बहुत सारे बच्चे मैंने यहाँ भी देखे, अगर आप, मैं बीच में सिविल में कहीं गया, ऐसे बहुत सारे यूथ थे, उनके माइंड में लॉरेंस बिश्नोई की बात चल रही है कि वो गैंगस्टर है और उसकी गैंग का ये। पढ़ाई का टाइम है, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, अपना एम सेट करके, जैसे पहले हमने बात की, अपना एम टारगेट हिट करो। ऐसे गुंडे मवाली नशे के सौदागर सब लोग, मैंने कोई नहीं देखा आज की डेट में वो लोग कामयाब हुए हो। उनको खाली मतलब समाज से वो लोग बाइकआउट कर दिए जाते हैं, दूसरे उनका करियर कोई नहीं होता। हमारा यूथ उनके पीछे ना लगे और कोशिश करो कि आप जीवन में, बोला है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, आप जीवन में खूब तरक्की करो। आप जीवन में अपने पेरेंट्स की जो एक्सेप्टेशंस आपसे उम्मीदें हैं, आपकी बहन की, आपकी माँ की, आपके पिता की, आपके दादा नाना टोटल रिलेटिव्स की जो आपसे उम्मीदें हैं, आप उन पर खरा उतरो। गुंडा बदमाश अगर नशेड़ी बनेंगे तो समाज भी जुत्ते मारेगा, पुलिस का तो काम ही है, हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे भाई, हम तो फिर जो करेगा वो तो भरेगा। तो इसलिए सब लोग ईमानदारी से काम करें और नशे से पार रहे। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, मैं तो सेट करता हूँ ढंग से, चाहे कंप्लेंट कर दे कोई इशू नहीं है, किसी का बच्चा सुधर जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कंप्लेंट मैटर नहीं करती, 4 किसी को लग भी गए तो वो कोई बड़ा काम नहीं है, बच्चा तो किसी का सुधरेगा, अगली बार नशा तो नहीं करेगा। बहुत सारे घूम रखे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, सब नशे की चपेट में, सब 15-16 साल के बच्चे, कोई चिट्टा कोई स्मैक, कितनों को पकड़े पुलिस भी, कहाँ घर घर में तो पुलिस भी नहीं लगेगी। पेरेंट्स को पहरेदार बनाना चाहिए अपने बच्चों के, कहीं जाते हैं कंप्लेंट करो। हेल्पलाइन नंबर बहुत सारे हमारी सरकार ने शुरू करे हैं, 1100 नंबर है, होशियार 10 आपका 1090-1515 1100, आपका 94-599-00-100 नंबर है आपका, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प है। आप कंप्लेंट करें कहीं पे, 112 है हमारा, इमीडिएटली एक्शन होता है उसमें। कंप्लेंट कोई करेगा नहीं तो पुलिस कैसे करेगी? तो सभी बच्चे कृपया नशे से दूर रहें। जी आप सोशल मीडिया में आपका लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े हैं और आप बहुत कुछ, खासकर जो आपने जो कविता जो अपने उन दौरान पाकिस्तान के अगेंस्ट कही थी, तो उन दौरान आपको अभी तो हमें लगता है कि आपका इतना बड़ा परिवार है सोशल मीडिया में, तो आप बहुत फेमस हो चुके हैं, लेकिन जब आपने ये कविता बोली थी तो उस दौरान क्या आपको पाकिस्तान की तरफ से कोई धमकी भी आई थी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, धमकियां तो चली रहती है। पाकिस्तानी बोला ना उस टाइम थोड़ा सा, लेकिन बोला है पानी कितना भी उबल जाए आग थोड़ी पकड़ेगा। वो लोग धमकियां देते रहते हैं, कोई उनके यहाँ वाले, यहाँ भी कुछ उनके स्लीपर सेल थे बीच में, मेरे को यहाँ उत्तर यूपी से भी धमकियां दे रहे थे उस टाइम में, जो दे रहे तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी करना है कर लो, फैमिली को, बच्चों को, कई सारी चीजें हैं। पर लेकिन जब आपने मिट्टी के नाम अगर अपनी जिंदगी कर रखी है, आपको मौत का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने देश के नाम जीना है, मरना है, कल मरे आज मरे कोई मैटर नहीं करता आपके लिए, तो धमकियों से मुझे लगता कि मुझे डरने की जरूरत है, थी और आगे भी रहेगी। जब देश के नाम जिंदगानी की बात आती है, हमने बचपन से जब सपना देखा था उसी टाइम आप जिए मरे आप क्या करते हैं, आपका हर कर्म देश के नाम समर्पित तो होना चाहिए। बाकी धमकियां अब काफी समय से बंद हो गई है, अब शायद तो पहले ही सेट हो गए पाकिस्तानी बेचारे, अब उनको खतरा पीओके का बन रखा वहां से कि अब कहीं इसको ना ले ले। कश्मीर तो इशू खत्म ही हो गया, 370 हट चुकी है, 35 खत्म हो लिया, जो भी इशू था सब खत्म है, अब वो धमकियां बंद हो गई है भाई। आपको जब भी सोशल मीडिया पे देखा जाता है आप हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी रहती है, देश के प्रति जो प्यार है, इतनी एनर्जी आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? ये बचपन से बोला भाई, बचपन से ही ना, जब से शुरू हुए पिताजी ने बस एक ही बोला था कि मेरा बेटा आर्मी में जाना चाहिए, मेरा बेटा देश के काम आना चाहिए। और बचपन से जब सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम छोटे हुआ करते थे, पिताजी ने 90s के डिकेड्स में, एक दशक में, एक टेप रिकॉर्डर लाया था मॉर्निंग में। पिताजी भी अपने आप में काफी, उनकी एक भावना थी देश के नाम, ताया जी की भावना देश के नाम थी। उस टेप रिकॉर्डर में कैसेट्स आते थे 10-10 रुपए के, आपने भी देखे होंगे शायद 90s के
गजब में वो बात थी। अर्ली इन द मॉर्निंग गाना शुरू हो जाना, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो चीजें चलती रहनी और हम उन्हीं नारों को सुन करके पले बड़े और बड़े हुए। तो भावना उस टाइम से ही रगों में इतनी जबरदस्त तरीके से घुसी है, कभी बाहर नहीं निकलेगी, जाने के बाद ही बाहर निकलेगी। तो देश के लिए यही रहता है कि हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता कहीं पे, मेरे लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे देश प्रदेशवासी, दुनिया से लोग जुड़े हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके काम आ पाऊंगा ईमानदार तरीके से, ये नहीं खाली आप बोले करे ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके काम आऊँ जितना मेरे एंड पे हो पाता है। वो चाहे फाइनेंशियली है, वो चाहे सोशली है, वो चाहे फिजिकली कोई काम अगर मैं कर पाऊँ, जो मुझे लोग अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके काम आऊँ, उनको गाइड करूँ, यूथ को मोटिवेट करूँ, जिसको मेरी जरूरत जहाँ है और मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको अपनी सेवाएं दूं। जी जी। आज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी जो माताएं बहनें हैं, खासकर जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो लड़कियां हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी रहती है कि वो काफी दबे दबे स्वभाव के रहती हैं, जिनका फायदा समाज उठाते हैं, उनको छेड़ते हैं। या फिर शादी के बाद की भी अगर बात करें, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो बहुत से अत्याचारों को सहन करती है चुपचाप से। तो उनके लिए क्या ऐसे कानून है कि वो अपने जो घरेलू हिंसा है या फिर जो समाज में जो उर्दंगी टाइप के लोग हैं उनको जो छेड़ते हैं बार बार मैसेज करके, फोन करके या इस तरह से, उनके लिए आप किस तरह से मोटिवेट करोगे उन्हें? बिल्कुल सागर भाई, आपने बहुत अच्छा ये जो सवाल पूछा है, क्योंकि आज के दौर में शरारती तत्वों का ज्यादा बोलबाला है हमारे समाज में। और लेकिन ये भी मैं इस बात को नहीं नकार सकता, ये भी बात सत्य है कि समाज को बुरे लोग खराब नहीं करते, बल्कि समाज को अच्छे लोगों की निष्क्रियता खराब करती है। जी। जब जो अच्छे लोग हैं समाज का, बुद्धिजीवी जो तबका है, जब वो साइलेंट हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। महाभारत में जो हुआ था, जब चीर हरण हुआ, उस टाइम सारे जितने आचार्य द्रोण, मतलब सारे हमारे पितामह आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, सब लोग साइलेंट, और सारे लोग साइलेंट होने के बाद भी जब दुर्योधन ने, जब दुशासन ने, जब उन्होंने चीर हरण किया, तो उसमें भी वो लोग जो बुद्धिजीवी तबका था, उन्होंने मतलब उसका विरोध नहीं किया। और उसका गंभीर परिणाम की महाभारत जो हुआ, वो सारा वहीं से शुरुआत थी। आज के दौर में जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, तो मेरे भी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि हम अपनी बेटियों को बेटा बेटी के कंपैरिजन से बाहर निकल करके उनको हम लोग एक अच्छा नागरिक बनाएं, हम उनको अच्छी एजुकेशन दें। और जो हमारा उनका जो एक बोलते हैं ना कि सिविल डिफेंस का है, हम उनको वो भी ट्रेंड करें सिविल डिफेंस में। वैसे भी आप उनको आत्मरक्षा के हर वो चीज सिखाएं जिसे वो कर पाए, क्योंकि जब आप किसी चीज का विरोध नहीं करते हैं, तो जो समाज का हमारा शरारती तत्व या असामाजिक तत्व, उनको लगता है कि शायद ये लोग इनसे डर रहे हैं। और बहुत सारे, जब बेटी अगर नहीं विरोध करेगी, तो उसको बाद में उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी, या दूसरे जब शादियां होती है, तो इन लॉज भी बहुत सारे उन पे डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार होती है। जब भी आपको लगता है, तो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 नंबर के माध्यम से आप लोग कॉल करें, 112 है, या बहुत सारे महिलाओं के लिए जो कानून बन रखे हैं, या आपका जो ह्यूमन राइट्स का है, महिलाओं का आयोग है, वुमेन कमीशन है, या दूसरे बहुत सारे ऐसे सरकार ने योजनाएं शुरू कर रखी है कि आप अपनी ग्रीवेंसेस उनके साथ शेयर करें। आप डायरेक्ट भी करें, अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक महिला पुलिस स्टेशन भी बना रखा है। लेकिन जब तक आप खुल करके अपनी समस्या को, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हरासमेंट है, आप उसे शेयर नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा? आप बच्चों को, कोई डाउट नहीं कि आप उनको फ्रैंक बनाएं, आप उनको अच्छे संस्कार भी दें, आप उनको समाज के साथ जीना भी सिखाएं, आप उनको आत्मनिर्भर बनना भी सिखाएं। खासकर बेटियों को जरूरत है कि जब भी अगर कोई इस टाइप का, अगर कोई सरफिरा या कोई युवा जैसे दूसरे लोग होते हैं ना शरारती, अगर वो छेड़छाड़ करते हैं, आप लोग शेयर करो, पेरेंट्स से शेयर करो, भाई से शेयर करो, पुलिस से शेयर करो। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कंप्लेंट करें, पुलिस आपको इन टाइम रिस्पॉन्ड करेगी और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अ, बा, बात अगर बेटियों की करें तो शायद लड़कियां अपने हेल्प के लिए पुलिस को फोन कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर घरेलू हिंसा की बात करें तो वहां पे जो महिलाएं होती है उनका एक ये सोच रहती है कि अगर इस मामले को हमने पुलिस तक हम लेके गए तो हमारे जो घर की इज्जत है वो मार्केट में चले जाएगी, सबको पता लगेगा कि घर के अंदर क्या चल रहा है। इसी सोच को लेकर के अपनी इज्जत के लिए वो अपनी जिंदगी को खत्म कर जाते हैं, अपना मुंह तक नहीं खोलते। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मैं उन बहनों के लिए, माताओं के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके इन लॉज आप पर जो क्रियोलिटी कर रहे हैं, अत्याचार आप पर हो रहे हैं, खाली वो लोग धमकियां देते हैं कि अगर तूने कहीं बाहर बोला तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बहुत सारा जो हस्बैंड है वो लोग परेशान करते हैं, और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी है बीच में कि वो पुरुषों को टॉर्चर करती है कि अगर तूने किया तो मैं सुसाइड कर दूंगी। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के जो बोलते हैं ना कि विक्टिम है, मेल फीमेल दोनों है, पुरुष भी है। पुरुष के साथ भी तो अत्याचार होता है। मैं नहीं कहता कि महिलाएं खाली अत्याचार महिलाओं पे होते हैं, पुरुष, हमारे पास पुरुषों से संबंधित भी मामले आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं का, बहुत सारी महिलाएं फिर बाद में सुसाइड कर लेती है। मैं कहना चाहूंगा सभी बहनों और अपनी जो इस लाइव के माध्यम से लोग जुड़े हैं, माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ी है, कि जीवन का अंत किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपको कोई समस्या है, घर की इज्जत तभी तक रहेगी या होगी जब आपको अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, आप उसकी कंप्लेंट करें। मैटर जो है वो शॉर्ट आउट या सेटल पुलिस स्टेशन में जाके भी होते हैं। कुछ आप लोग अपने लेवल पे आप अपनी शर्तों पे समझौता करते हैं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। किसी का पति शराब पी के अपनी पत्नी को पीटता है तो कोई किसी पे डाउट करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारी महिलाएं और पतियों का यही तालमेल नहीं रहता कि ये कहीं पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, वो चीजें हैं। समय के साथ हम सभी को अपनी सोच को भी डेवलप करना होगा, हमें बड़ा सोचना होगा और पॉजिटिव सोचना होगा। बाकी महिलाओं पर अगर अत्याचार होते हैं, आप इमीडिएटली जब जान ही दे देनी, तो उससे पहले तो मैं सोचता हूँ कि एक एफर्ट्स तो करो आपकी, उनको थाने का दरवाजा दिखाओ, क्या पता बात बन जाए। लेकिन फांसी समाधान थोड़ी नहीं है समस्या का। और वो पुरुष भी जो बीच में मेरा वीडियो सुन रहे हैं, भाई लोग अत्याचार ना करें, बीच में अत्याचार करते हैं महिला। बहुत सारी बहनें आती है, मुझे गुस्सा आता है, मैं फोन भी करता हूँ, फिर शिकायतें भी करते हैं मेरी बीच में कि बंदे ने धमका दिया, मैं ऐसा कि जी भाई ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। वो चीज अच्छी नहीं है। आप जब अपनी पत्नी के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते तो ये उम्मीद मत करो कि आपकी बहन से भी आपका जीजा अच्छे से ट्रीट करेगा। जब आपके घर की बेटी दूसरी जगह, आप चाहते हैं कि वो सुखी रहे, संपन्न रहे, उसको कोई छेड़छाड़ ना करे, उसको कोई टॉर्चर ना करे, लेकिन अपने घर में जब दूसरे की बेटी लाई है तो उसको सोचेंगे कि उसको हम टॉर्चर करते हैं। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। जैसा व्यवहार आप अपनी बहन के लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करिए। आप अपनी पत्नी को टॉर्चर करते हैं और अपनी बहन को बोलते हैं कि वो अच्छे से रहे। जीजू ने टॉर्चर किया तो बोलते हैं कि वो ठीक नहीं है। वो चीजें सारी है कि कॉम्बिनेशन सभी का होना चाहिए। और बाकी ऐसे बहुत सारे मैटर आते रहते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी आपस में ब्रॉड सोचें, आप लोग बड़ा सोचें। जीवन है, एक दिन सभी ने जाना ही है। मेरे हिसाब से तो आपके भी हिसाब से वही होगा कि यहाँ कोई नहीं टिकने वाला, चाहे कितना बड़ा करोड़पति है, चाहे वो लोग कुछ भी है लाइफ में, चाहे बाबा होगा, एक महात्मा होगा, एक फकीर होगा, एक राजा होगा, सभी ने जाना है। जब तक यहाँ हम लोग रहें तो आनंद लें जीवन का। बोला है बोले, तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दे, कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दे, तो सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, तो मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। तो जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा सभी को। जी, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मनोज भाई, आप ने आज हमारे लिए वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगली बार फिर किसी एपिसोड में हम आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। आज हमारा वक्त हो चुका है और आज के इस एपिसोड में के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद, सभी दर्शकों का, सभी चाहने वालों का और आपके साथ जुड़े सभी लोगों का। मैं सबसे अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सागर भाई के पेज के साथ जुड़े। बहुत अच्छा इनका रहता है संघर्ष की कहानी। बहुत सारे लोग, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ देश का, बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं यहाँ पे। वो बोला अभी मैंने पीछे एक जो मेडल मिला हिमाचल की हमारी एक बहन को, उन्होंने कहा कि मुझ पर तो यूं ही टॉर्च पड़ गई। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, वो कितनी बड़ी बात है कि हम लोग छोटे मोटे हैं, हमसे भी प्रतिभावान हजारों गुना लोग यहाँ पे हमारे प्रदेश में है, देश में है। लेकिन हम चाहते हैं कि उन सभी का हुनर लोगों के बीच में आए और वो आपके चैनल की शोभा बढ़ाए। थैंक यू भाई, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थे आज के गेस्ट मनोज ठाकुर जी। इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही, क्योंकि मैंने जब से भी इनको देखा है, इनके यूट्यूब में, इनके फेसबुक पे, तो जब भी ये कुछ बोलते हैं तो बहुत एक्साइटेड होकर के, इनके अंदर का जो देश प्रेम है, देश के प्रति जो जुनून है, वो आज हर युवा के अंदर हो। आज मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने कई बार संघर्ष किया अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये कई बार गिरे और कई बार उठे, लेकिन अंत में सफलता इन्हें मिली है। तो आप सभी दर्शकों से, खासकर युवाओं से मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी जिंदगी के लिए एक लक्ष्य चूज करें और हमेशा उसी लक्ष्य के बारे में सोचते रहें, उसके प्रति एफर्ट्स करते रहे। अगर एक बार आपको फेलियर मिलती है तो अपने लक्ष्य को ना बदले, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को बदले, प्लानिंग को चेंज करें। शायद आपकी प्लानिंग में या आपके संघर्ष में या आपके हार्डवर्क में कहीं कोई कमी रह गई है, उस कमी को आप दूर करें। बार बार आप संघर्ष करते रहें और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मेरे इस पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों तक ये पहुंच सके और बहुत से लोगों को प्रेरणा मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।